हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाक एकेडमी। दिस साइड अंकिता और आज की क्लास में हम लोग देख रहे हैं आपके चैप्टर 7 लेंसेज का वन शॉट वीडियो। ठीक है, तो एज यू ऑल नो गाइस कि हम लोगों ने चैप्टर 6 तक के सारे चैप्टर्स के वन शॉट वीडियो को कंप्लीट कर लिया है ऑफ 10th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। और आज के क्लास में हम लोग देख रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 7 लेंसेज का वन शॉट वीडियो। ये चैप्टर भी अच्छा खासा इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग आगे चल के एनडीए का प्रिपरेशन करते हो या ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स का प्रिपरेशन करते हो, जैसे कि ये होता है ना आपका केवीपीवाई एग्जाम्स का, तो उन एग्जाम्स में लेंसेज चैप्टर से मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एनडीए और इसी के साथ साथ केवीपीवाई के लिए प्रिपरेशन किया था। तो वहाँ पे 10th स्टैंडर्ड से भी कुछ पोर्शन आता है, तो उसमें से लेंसेज इज वन ऑफ देम। सो मुझे ऐसा लगता है कि लेंसेज भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए गाइज, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना, विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, विल स्टार्ट विद आवर न्यू चैप्टर नंबर 7 लेंसेज। ठीक है, चलिए देखते हैं। लेंस आर एम्बेडेड इन फ्रंट ऑफ फ्रंट डोर। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे घर में कोई भी अचानक से कभी भी आ जाता है और हम अकेले होते हैं, तो क्या हम डायरेक्टली डोर ओपन कर लेते हैं? नहीं, सबसे पहले हम लोगों के घर में एक देखो डोर पे एक लेंस लगा होता है। वो लेंस से हम लोग देख लेते हैं कि बाहर कौन आया है और आपको फिर आइडिया मिल जाता है। और फिर अगर बाहर आपका कोई पहचान का है तभी जाके आप डोर को ओपन करते हो, अदरवाइज आप डोर को ओपन नहीं करते। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि लेंस जो होते हैं वो फ्रंट डोर में भी हाउस के यूज करते हैं। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे कैमरा दिख रहा है, कैमरे में भी हम लोग लेंस का ही यूज करते हैं। अगर मैं बात करूँ स्मार्टफोन की, तो स्मार्टफोन में भी जो कैमरा होता है वहां पे भी हम लोग लेंस का ही यूज करते हैं। अगर मैं बात करती हूँ स्पेक्स की, तो स्पेक्स में भी हम लोग लेंस का ही यूज करते हैं। अगर मैं बात करती हूँ टेलीस्कोप की, तो टेलीस्कोप में भी हम लोग लेंस का ही यूज करते हैं। और अगर मैं बात करती हूँ मैग्नीफाइंग ग्लास की, तो इसमें भी हम लोग लेंस का ही यूज करते हैं। मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि लेंस जो है ये कहीं ना कहीं बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, कहीं ना कहीं बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, कोई ना कहीं बहुत इम्पोर्टेंट सब्सटेंस है, जिसका मैं अलग अलग जगह पे यूज़ कर रही हूँ, जिसको हम अलग अलग जगह पे यूज़ करते हैं। समझ गया? और ये सारी चीज़ें नेसेसरी तो नहीं है, लेकिन हमारे लाइफ का एक पार्ट है। जैसे कि कैमरा, भाई सेल्फी तो हर दिन आपको ही पता है आप लोग कितने लेते हो, राइट? तो कैमरा में जो सेल्फी आप लेते हो उसके लिए भी वहाँ पे कुछ ना कुछ तो लेंस यूज़ किया गया। तो कैमरे में, स्पेक्स में, आजकल तो सभी को स्पेक्स होता है, तो भाई हर जगह पे हम लोग लेंसेज का यूज करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगर मैं बात करती हूँ टाइप्स ऑफ लेंसेज की, तो यहाँ पे आपको दो डायग्राम दिख रहे हैं। लेकिन टाइप्स ऑफ लेंसेज को देखने से पहले सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि लेंसेज क्या होता है। अगर आपको यही नहीं पता कि लेंस क्या होता है, तो हम लोग टाइप्स ऑफ लेंस को कैसे क्या एक्सप्लेन करेंगे, राइट? तो चलिए गाइस, सबसे पहले ज़्यादा टाइम वेस्ट के बिना हम लोग स्टडी करते हैं कि लेंस क्या होता है। एक ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंड बाय टू सरफेसेस। यहाँ पे आप लोगों ने ये देखा, अगर आप ये वाले डायग्राम को देखते हो और अगर आप ये वाले डायग्राम को देखते हो, तो दोनों ही डायग्राम को ऑब्जर्व करने के बाद आपके दिमाग में एक ही चीज़ आती है, और वो चीज़ ये है कि दोनों ही केस में आपको ट्रांसपेरेंट मटेरियल यूज़ किया हुआ दिख रहा है। अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल ही है और ये भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल ही है। मतलब ही अगर मैं बात करती हूँ लेंस की, तो आपको कहीं ना कहीं जो मीडियम चाहिए, जो मटेरियल चाहिए, वो ट्रांसपेरेंट चाहिए, और इसी के साथ साथ उसको दो सरफेसेस होनी चाहिए। अगर आप फर्स्ट वाला डायग्राम को देखते हो तो यहाँ पे ये पहली सरफेस है, ये सेकेंड सरफेस है, तो ये भी आपका ट्रांसपेरेंट मटेरियल है और इसको भी दो सरफेसेस है। वहीं अगर मैं सेकेंड वाले डायग्राम की बात करती हूँ, तो ये भी आपका ट्रांसपेरेंट मटेरियल ही है और इसको भी आपको दो टाइप की सरफेसेस देखने को मिल रही है। मतलब आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि लेंस एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, और वो हमेशा बाउंडेड होता है बाय टू सरफेसेस। अब अगर आप ये दोनों डायग्राम को देखते हो, तो यहाँ पे आप लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि ये दोनों ही डायग्राम कम्प्लीटली एक दूसरे से डिफरेंट है। ये डायग्राम डिफरेंट है, ये वाले डायग्राम डिफरेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों ही लेंसेज कैसे हैं, एक दूसरे से कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो चलिए अब हम लोग सबसे पहले स्टडी करते हैं ये वाले लेंस को, जिसका नाम होता है कॉन्वेक्स लेंस। याद रखना, कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग डबल कॉन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं।
इसी के साथ साथ कॉनकेव लेंस को आप लोग डबल कॉनकेव लेंस भी बोलते हो। तो कहीं पे भी अगर आपको डबल कॉन्वेक्स लेंस वैसा वर्ड दिख जाए तो समझ जाना इसी का मतलब कॉन्वेक्स है। और अगर कहीं पे भी आपको डबल कॉनकेव लेंस ऐसा वर्ड दिख जाए तो समझ जाना इसी का नाम कॉनकेव लेंस है। द लेंस विच हैज टू स्पेरिकल सर्फेसेस विच आर पफ आउटवर्ड। आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि बेसिकली अगर आप इस टाइप के लेंस को देखते हो तो ये वाला जो लेंस है इसमें आपको दो स्पेरिकल सरफेस देखने को मिल रही है। जरा ध्यान देना यहाँ पे। आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा, ये है आपकी पहली स्पेरिकल सरफेस और ये है आपकी सेकेंड स्पेरिकल सरफेस। और ये दोनों ही सरफेस कैसी है? ये दोनों ही सरफेस जो है ये पफ हुई है टुवर्ड्स आउटवर्ड, मतलब ये दोनों ही सरफेस बाहर के तरफ आई है। ये लेंस का जो शेप है ये कहीं ना कहीं ऐसा है, मतलब दोनों ही जो आपके सरफेस है, ये वाली सरफेस और ये वाली सरफेस, ये दोनों ही पफ हुई है टुवर्ड्स आउटवर्ड। और ऐसे लेंस को आप लोग क्या बोलते हो? कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस जो होती है वो थिकर होती है एट द सरफेस, मतलब अगर मैं बात करती हूँ सेंटर की, सेंटर पे ये बहुत ही ज़्यादा कैसी है? थिकर है। और एजेस पे ये कैसी है? एजेस पे ये थिन है। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं। मैंने आपको अभी तक ये बताया कि कॉन्वेक्स लेंस जो होता है उसी को हम लोग डबल कॉन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं। कॉन्वेक्स लेंस जो होता है उसके दोनों स्पेरिकल सरफेस जो होते हैं वो पफ होते हैं टुवर्ड्स आउटवर्ड। और इसी के साथ साथ ये जो लेंस होता है ये सेंटर पे बहुत ही ज़्यादा थिक होता है। तो ये तो हुआ भाई आपका कॉन्वेक्स लेंस। अब हम लोग देख रहे हैं कॉनकेव लेंस को, मतलब ही ये वाले लेंस को हम देख रहे हैं। द लेंस विथ बोथ द स्पेरिकल सरफेसेस ऑन इनसाइड। देखो ये भी इसका स्पेरिकल सरफेस है और ये भी इसका स्पेरिकल सरफेस है और ये दोनों ही स्पेरिकल सरफेस ऐसे अंदर की तरफ आए हैं। मतलब आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि जो ये वाली लेंस है इसमें आपके दोनों ही स्पेरिकल सरफेस जो है वो एम्बेड हुए हैं, वो पफ हुए हैं अंदर की तरफ। और ऐसे लेंस को आप लोग कॉनकेव लेंस और डबल कॉनकेव लेंस बोलते हो। और आप लोगों ने यहाँ पे ये पॉइंट ऑब्जर्व किया कि जो भी आपकी कॉनकेव लेंस है ये बहुत ही ज़्यादा थिन होती है एट द सेंटर। ये सेंटर पे क्या होती है? ये सेंटर पे बहुत ही ज़्यादा थिन होती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख रहे हैं अ रे ऑफ लाइट। यहाँ से ना बहुत बार पेपर में ना एमसीक्यू क्वेश्चन आता है, बहुत बार यहाँ से पेपर में एमसीक्यू आता है ये वाले सेंटेंसेस से। लास्ट ईयर के क्वेश्चन बैंक में भी यहाँ से क्वेश्चन था, अ रे ऑफ लाइट गेट्स रिफ्रैक्टेड ट्वाइस। दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि ये रिफ्रैक्शन क्या है। तो अगर आपको रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन नहीं पता तो इस लेंसेज चैप्टर नंबर 7 के पहले ही एग्जैक्टली चैप्टर नंबर 6 था जिसका नाम ही था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसमें हम लोगों ने बहुत डिटेल में देखा रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, मेनी मोर थिंग्स वी स्टडी ओवर देयर, राइट। सो हम लोग अभी रिफ्रैक्शन को नहीं डिस्कस करने वाले बिकॉज इट्स डिस्कस इन डिटेल इन द लास्ट चैप्टर, राइट। चलिए, तो अब आपको याद रखना है अ रे ऑफ लाइट गेट्स रिफ्रैक्टेड ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब ये हुआ कि एक लाइट जो होता है, एक जो रे ऑफ लाइट है उसका रिफ्रैक्शन 2 बार होता है थ्रू ए लेंस। मतलब जब भी आप किसी भी लेंस से लाइट की रे को पास करते हो तो ये लाइट की रे कितने बार रिफ्रैक्शन को सफ़र करती है? 2 टाइम्स। मतलब ही इसके अंदर में 2 बार रिफ्रैक्शन होता है। तो याद रखना, जब भी आप किसी भी लेंस से लाइट के रे को पास करने वाले हो तो हमेशा उसका 2 बार रिफ्रैक्शन होता है। अब 2 बार रिफ्रैक्शन देखो कैसे होता है। चलो मैं समझ लेती हूँ कि मैंने ये वाले लेंस को कंसिडर किया तो पहले रे ऑफ लाइट आई तो यहाँ पे इसका फर्स्ट टाइम रिफ्रैक्शन हुआ, ये है फर्स्ट टाइम रिफ्रैक्शन, यहाँ रिफ्रैक्शन हुआ। अब समझ लो ये रे ऑफ लाइट ऐसी निकली तो यहाँ पे इसका सेकेंड टाइम रिफ्रैक्शन हुआ। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा, आप कोई भी लेंस को ले लो, चाहे आप कॉनकेव लेंस को लो या आप कॉन्वेक्स लेंस को लो, रे ऑफ लाइट का 2 बार रिफ्रैक्शन होता है। एक बार जब वो एंटर होती है और दूसरे बार जब वो एमर्ज होती है। समझ गए ना? तो ऐसे 2 बार रिफ्रैक्शन होता है। उसके बाद में हम लोग देख रहे हैं कुछ डेफिनेशंस को, तो चलिए देखते हैं कुछ डेफिनेशंस को।
सबसे पहला आपको दे रखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर, कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। तो याद रखना, सेंटर ऑफ स्फीयर हुज पार्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लेंस आर कॉल्ड एज सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस। मतलब आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि जब मैं ऐसे दो टाइप के लेंसेज को कंसिडर कर लेती हूँ, समझ लो ये दो मेरे लेंसेज है, तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि इस वाले लेंस का जो भी सेंटर रहेगा और ये वाले लेंस का जो भी सेंटर रहेगा, ये सेंटरों को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। समझ गए ना? तो याद रखना, जो भी सेंटर ऑफ स्फीयर होता है उस पार्ट्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लेंस, उसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। उसके बाद में हम लोग देख रहे हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर को। तो याद रखना, जो भी डिस्टेंस होता है, ठीक है, जो भी डिस्टेंस होता है लेंस के सरफेस से सेंटर तक का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग रेडियस बोलते हैं। तो याद रखना, जो भी सेंटर रहता है स्फीयर का, इस सेंटर को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, और जो भी डिस्टेंस होता है सेंटर से सरफेस तक का, उसको हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ये बिल्कुल सर्कल जैसा ही है। सर्कल में भी आप लोगों ने पढ़ा था सेंटर होता है और उसका रेडियस होता है, तो बिल्कुल उसी टाइप का ये है। तो जो भी सेंटर रहेगा स्फीयर का, उसको आप लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, और जितना भी डिस्टेंस वो बनाता है सेंटर सरफेस के साथ में, उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। उसके बाद में हम लोग देख रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस की। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? तो याद रखना, जो भी इमेजिनरी लाइन है पासिंग थ्रू बोथ दी सेंटर्स ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब आप लोगों ने यहाँ पे ये लिया कि सपोज ये एक लेंस है और ये आपकी दूसरी लेंस है, इसका ये सेंटर है, इसका ये सेंटर है। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि ये आपका पहला स्फीयर है, ये आपका सेकंड स्फीयर है, ये है पहले वाले स्फीयर का सेंटर और ये है आपके सेकंड वाले स्फीयर का सेंटर। ठीक है, जो भी यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस है वो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप लोगों ने ये ऑब्जर्व किया, एक इमेजिनरी लाइन होती है जो दोनों के ही सेंटर से पास होती है, और ये जो इमेजिनरी लाइन है ना, इसी को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो आप लोगों को बस इतना ही याद रखना है, जो भी इमेजिनरी लाइन है जो दोनों के ही सेंटर से पास होती है, उसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाली वो इमेजिनरी लाइन है। उसके बाद में अब हम लोग स्टडी कर रहे हैं ऑप्टिकल सेंटर को। द पॉइंट इनसाइड द लेंस ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस टू विच लाइट रे passes विदाउट चेंजिंग देयर पाथ इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल सेंटर। तो अगर मैं इस लेंस की बात करती हूँ तो सेंटर पे ये जो सेंटर आपको दिख रहा है ना, इस सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं? इस सेंटर को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। इस सेंटर से जो भी लाइट पास होगा, जो भी लाइट रे पास होगा, उसका पाथ कभी चेंज नहीं होता है। तो एक बार सारी चीज़ें रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि जो भी लेंस के स्फीयर जो भी होते हैं, उसमें जो भी सेंटर होता है दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो भी डिस्टेंस होता है सरफेस से लेके सेंटर तक के, उसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो भी लाइन दोनों ही स्फीयर के सेंटर से पास होती है, उसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। और एक ऐसा सेंटर लेंस के अंदर में जिससे सारे लाइंस जब भी पास होते हैं तो उनका डायरेक्शन चेंज नहीं होता, उनका पाथ चेंज नहीं होता, उसको हम लोग ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। उसके बाद में हम लोग देख रहे हैं प्रिंसिपल फोकस को। चलिए स्टडी करते हैं प्रिंसिपल फोकस को कि ये प्रिंसिपल फोकस क्या कहता है। ज़रा ध्यान देना यहाँ पे। आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा, when the light ray parallel to the principal axis are incident on the convex lens। ये बहुत ही खास बात है। देखो होता क्या है, सबसे पहली और सबसे काम की चीज़ अगर मैं बोलूँ ना, तो आप लोगों ने यहाँ पे जो ऑब्जर्व किया वो ये है कि ये जो लाइन आपको दिख रही है ना, ये लाइन है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस।
याद रखना, ये जो रेड कलर की लाइन है इसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, और ये जो ब्लू कलर की आपको सारी लाइंस दिख रही है, ये सारी ही ब्लू कलर की लाइन क्या है, ये सारी ही ब्लू कलर की लाइन आपकी लाइट रे है। जो भी ये वाला लेंस आपने यहाँ पे यूज़ किया है इसका नाम है कॉन्वेक्स लेंस, और जो भी ये वाला लेंस आपने यूज़ किया है इसका नाम है कॉनकेव लेंस। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि जब हम प्रिंसिपल फोकस को स्टडी करते हैं तो प्रिंसिपल फोकस को स्टडी करने से पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस है या आपकी लेंस कॉनकेव है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने कॉन्वेक्स लेंस को लिया और उसके बाद मैंने कॉनकेव लेंस को लिया। ये जो सेंटर वाली लाइन है, ये सेंटर वाली लाइन है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। जितने भी यहाँ पे आपको ब्लू कलर की लाइंस दिख रही है इसको हम लोग बोलते हैं लाइट रे। याद रखना, ये ब्लू कलर की लाइट दोनों ही केसेस में लाइट रे है। अब दोनों ही केसेस में आप लोगों ने क्या किया, लाइट रे को पैरेलल रखा टू द प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब फर्स्ट वाले डायग्राम को देखो या सेकेंड वाले डायग्राम को देखो, आप लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि आपकी जो लाइट रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस को कैसी है, वो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है। जब आप ऐसी लाइट रे को पास करते हो कॉन्वेक्स लेंस से तो आपकी जो लाइट रे है वो बेसिकली कन्वर्ज होती है एक पॉइंट पे। इस पॉइंट पे सारी की सारी लाइट रे कन्वर्ज हो रही है, इसीलिए हम लोग कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या क्या ऑब्जर्व किया कि जब भी सारे की सारी लाइट रे पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस को और उसको जब हम पास करते हैं कॉन्वेक्स लेंस से तो हमेशा वो कन्वर्ज होती है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, है ना। इसीलिए आप लोग कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हो। अब देखते हैं कॉनकेव के केस में। कॉनकेव के केस में आप लोगों ने ये देखा कि जब भी सारी की सारी लाइट रे पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस को और जब वो पास होती है किसी लेंस से तो ये जो लेंस है ये उसको डाइवर्ज करता है डिफरेंट डायरेक्शन में। ये लेंस उसको क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, मतलब दूर जा रही है वो। तो ऐसे लेंस को आप लोग डाइवर्जेंट लेंस और डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हो। ठीक है, तो पेपर में यहाँ से भी बहुत बार आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपकी कॉन्वेक्स लेंस जो है वो कैसी लेंस है और कॉनकेव लेंस जो है वो कैसी लेंस है। तो याद रखना कि जो भी आपकी कॉन्वेक्स लेंस है उसको आप कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हो। ठीक है, रीज़न ये है क्योंकि रे से जब वो उसका रिफ्रैक्शन होता है लाइट रे का तो वो एक पॉइंट पे जाके सारी की सारी रेज मीट करती है, एक पॉइंट पे सारी की सारी रेज जाके कन्वर्ज होती है, इसीलिए हम लोग कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। वेयरएज इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस जितनी भी सारी की सारी आपकी लाइट रे है जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस को वो डाइवर्ज होती है अलग अलग डायरेक्शन में, इसीलिए कॉनकेव लेंस को आप लोग डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हो। तो अभी आप लोगों ने देखो क्या क्या देखा। अगर मैं बात करती हूँ कॉन्वेक्स लेंस की तो कॉन्वेक्स लेंस आपकी कैसी लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस। रीज़न ये है जब इससे रिफ्रैक्शन होता है तो ये सभी पॉइंट सभी लाइट रेज एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज होती है। बट अगर मैं वही बात करती हूँ कॉनकेव लेंस की तो कॉनकेव लेंस कैसी होती है, कॉनकेव लेंस होती है आपकी डाइवर्जिंग लेंस। मतलब ही जब ये लेंस से कोई भी लाइट पास होता है तो ये उसको अलग अलग डायरेक्शन में क्या करती है, डाइवर्ज करती है। समझ गए ना। अब हम लोग देख रहे हैं इमेजेस फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस। तो अगर आप ध्यान से देखते हो तो पहली वाली रे भी आपकी कॉन्वेक्स लेंस ही है, सेकेंड वाली रे भी आपकी कॉन्वेक्स लेंस ही है और थर्ड वाली भी, क्योंकि सभी जगह पे आपको ये सिंबल दिख रहा है ना। इसका मतलब ये सभी लेंसेज आपकी कैसी है, कॉन्वेक्स लेंस। अब हम लोग देखने वाले हैं कि कॉन्वेक्स लेंस में इमेजेस कैसे कैसे फॉर्म होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं।
सबसे पहली और सबसे काम की चीज़, ये जो लाइन आपको दिख रही है, याद रखना ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है। तीनों ही रे डायग्राम में ये जो लाइन आपको जो दिख रही है, जो कि सेंटर से पास हो रही है, तीनों ही केस में ये लाइट आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है। देखो यहाँ पे भी ये वाली जो आपको लाइटर दिख रही है प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये भी आपकी प्रिंसिपल एक्सिस ही है। तीनों ही केसेस में आपको प्रिंसिपल एक्सिस दिखने को मिल रहा है। आगे देखते हैं। अगर आपकी इंसिडेंट रे मतलब ही लाइट रे, याद रखना लाइट रे का ही एक और नाम होता है इंसिडेंट रे, ठीक है। अगर आपकी इंसिडेंट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस को, तो हमेशा याद रखना कि वो पास होती है थ्रू फोकस, ठीक है। तो अगर आपकी इंसिडेंट रे जो है, याद रखना बहुत अच्छे तरीके से आप लोग याद रखो कि अगर आपकी इंसिडेंट रे जो है, सपोज वो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस को, तो हमेशा आपकी जो रिफ्रैक्टेड रे रहेगी वो फोकस से पास होंगी। अब देखो इंसिडेंट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है तो रिफ्रैक्टेड रे हमेशा आपके फोकस से पास होगा। ये हुआ फर्स्ट केस। अब हम लोग देख रहे हैं सेकेंड वाले केस को। अगर आपकी इंसिडेंट रे फोकस से पास होती है तो आपकी जो रिफ्रैक्टेड रे है वो हमेशा पैरेलल रहेंगी प्रिंसिपल एक्सिस को। मतलब आप लोगों को ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ इतना ही याद रखना है कि जो फर्स्ट वाला रूल था उस रूल का एग्जैक्टली अपोजिट आपका सेकेंड वाला रूल है। फर्स्ट वाले रूप में आपका इंसिडेंट रे अगर पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस को तो वो हमेशा पास होता है फोकस से। सेकेंड वाले रूल में अगर आपकी इंसिडेंट रे फोकस से पास होती है तो वो हमेशा पैरेलल रहेंगी प्रिंसिपल एक्सिस को। समझ गए ना। और थर्ड केस ये कहता है कि अगर आपकी इंसिडेंट रे सपोज कोई सेंटर से पास होती है तो हमेशा जैसा उसका डायरेक्शन पहले था, बाद में ही आफ्टर रिफ्रैक्शन भी उसका डायरेक्शन वैसा ही रहता है। तो अब हम लोग तीनों ही टाइप के रूल्स को बढ़िया तरीके से डिस्कस कर लेते हैं। आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि अगर आपकी इंसिडेंट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस को तो हमेशा आपकी रिफ्रैक्टेड रे पास होती है थ्रू द फोकस। पहला रूल ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। सेकेंड रूल जो कि पहले रूल का एग्जैक्टली अपोजिट है, एग्जैक्टली उल्टा है। तो अगर आपकी इंसिडेंट रे फोकस से पास होती है तो ऐसे केस में आपकी रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल रहेंगी प्रिंसिपल एक्सिस को। और तीसरा रूल ये कहता है कि अगर आपकी इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ लेंस से पास होती है तो आपकी रिफ्रैक्टेड रे भी सेंटर से ही पास होंगी। जो डायरेक्शन उसका था वही डायरेक्शन उसका बाद में भी रहता है और आपका डायरेक्शन उसका चेंज नहीं होता। अब हम लोग देख रहे हैं इमेजेस फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस। तो जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा, एक सेकेंड, तो अभी देखो आप लोगों ने क्या देखा। आप लोगों ने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को कंसिडर किया। ध्यान से देखना, ध्यान से। ये है आपका कोई तो भी एक ऑब्जेक्ट जो आपने कंसिडर किया। अब इस ऑब्जेक्ट से दो टाइप की इंसिडेंट रे पास हो रही है। ये है आपकी पहली वाली इंसिडेंट रे जो इस ऑब्जेक्ट से पास हो रही है, और ये है आपकी सेकंड वाली इंसिडेंट रे जो भी उस ऑब्जेक्ट से पास हो रही है। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि सबसे पहले तो इमेजेस फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस को अगर स्टडी करना है तो आप लोगों ने सबसे पहले तो एक ऑब्जेक्ट को कंसिडर किया और उसी के बाद में आपने कॉन्वेक्स लेंस को भी कंसिडर किया। क्योंकि अगर आपको इमेज देखने का है तो आपको दो चीज़ें चाहिए, ऑब्जेक्ट और लेंस। फिर आपने इंसिडेंट रे पास करवाई। पहली इंसिडेंट रे जो है वो पास हो रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब आप ही बताओ भाई, अगर इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होता है, जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया, तो रिफ्रैक्टेड रे हमेशा कहाँ से पास होती है? फोकस से। इसीलिए जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे है वो कहाँ से पास हुई? वो पास हुई थ्रू द फोकस। समझ गए ना। क्योंकि अगर इंसिडेंट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस को तो हमेशा आपकी रिफ्रैक्टेड रे फोकस से पास होती है। तो ये हुआ आपका फर्स्ट वाला रूल। सेकेंड रूल, अगर उसी ऑब्जेक्ट को चिपक के आपकी दूसरी इंसिडेंट रे अगर पास होती है
सेंटर से, तो जैसी वो पहले थी वैसे ही वो बाद में भी रहती है, उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होता। अब ये दोनों पॉइंट के कंसिडरेशन से आपने एक एरो को ड्रॉ किया और यहाँ पे जो भी बना है इसका नाम होता है इमेज। समझ गया? तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि अगर मैं बात करती हूँ कॉन्वेक्स लेंस की, तो आपको वहाँ पे सबसे पहले तो 3 रूल्स पता होने चाहिए। किसी भी इमेज को अगर आपको बनाना है तो सबसे पहला और सबसे काम का पॉइंट ये है कि आपको एक ऑब्जेक्ट कंसिडर करना है, आपको वो वाली लेंस कंसिडर करना है, और उसी के बाद में आप उसमें इमेज को स्टडी कर सकते हो। जब आप इमेज को कंसिडर करेंगे तो वो लेंस के जो भी रूल्स है वो आपको पता होना चाहिए कि अगर इंसिडेंट रे पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है तो रिफ्रैक्टेड रे फोकस से पास होती है, अगर इंसिडेंट रे फोकस से पास हो रही है तो रिफ्रैक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होती है, और अगर इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ लेंस से पास होती है तो रिफ्रैक्टेड रे भी बिल्कुल उसी डायरेक्शन में आपकी पास होती है। समझ गए ना? तो यही वाले रूल को आपको यहाँ पे फॉलो करना है। समझ गए? चलिए, तो अगर मैं बात करती हूँ आपके इमेज की, तो यहाँ पे आपकी इमेज कैसी है? इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हुई है। आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा, रियल इमेज जो थी वो सीधी थी, बट अब जो इमेज है उसमें एरो अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब ये इमेज कैसी है? इन्वर्टेड इमेज। अब देखो, अगर मैं बात करती हूँ आगे के पार्ट की, तो यहाँ पे आपको एक टेबल दे रखा है। ये टेबल जो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टेबल है। बहुत बार यहाँ से एनडीए में, केवीपीवाई में, 10th स्टैंडर्ड में बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं। कोरिलेशन टाइप के क्वेश्चंस, एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, फिलअप्स, ऐसे बहुत मैचिंग्स, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने किया क्या, देखो मैं बताती हूँ। यहाँ पे आप लोगों ने जो पहला किया वो ये है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन को आप चेंज करते गए। ठीक है? तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि अगर आप ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करते जाते हो तो इमेज की पोजीशन भी चेंज होते जाती है, और इमेज का साइज भी चेंज होते जाता है, और इमेज का नेचर भी चेंज होते जाता है। मतलब यहाँ पे एक सबसे पहला और सबसे काम का पॉइंट जो ऑब्जर्व करने लायक है वो ये है कि अगर आपने ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज किया, अगर आप ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करते हो, देन आपका इमेज का पोजीशन, ठीक है, आपका इमेज का साइज और इसी के साथ साथ आपका इमेज का नेचर, ये तीनों ही चेंज हो जाता है। समझ गए ना? तो यहाँ पे अलग अलग कंसिडरेशंस दिए रखे कि अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है, सपोज वो इन्फिनिटी पे है, तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होंगी, इमेज का साइज़ कैसा रहेगा, इमेज का नेचर कैसा रहेगा, वो वाली सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दे रखी है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को हो सके तो अप्लाई करने से बेटर है रट्टा मार लो, क्योंकि पेपर में आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप लोग ये रे डायग्राम को ड्रॉ करेंगे और फिर चेक करेंगे कि कहाँ पे इमेज फॉर्म होंगी, इमेज का नेचर कैसा रहेगा। तो आई विल से कि आप लोग इस चीज़ को रट्टा मान लो, क्योंकि अभी आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि आप लोग एक चीज़ को समझते बैठे, और इस चीज़ को अगर आप समझने गए तो लगभग आपका 1 घंटा पूरा चले जाएगा। तो इसको रट्टा मान लो। ठीक है? चलिए, अब हम लोग देख रहे हैं इमेजेस फॉर्म बाय कॉनकेव लेंस। जैसे कि आप सभी को ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से पता है, अभी हम लोगों ने जो देखा था वो था इमेजेस फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस, और अभी जो हम लोग देख रहे हैं वो हम लोग देख रहे हैं इमेजेस फॉर्म बाय कॉनकेव लेंस। तो दोनों में ही हम लोग इमेजेस को स्टडी कर रहे हैं। इसके पहले में हम लोगों ने कॉन्वेक्स लेंस को स्टडी किया, और अभी हम लोग कॉनकेव लेंस को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है? चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखो क्या ऑब्जर्व किया। यहाँ पे आप लोगों ने सबसे पहली और सबसे काम की चीज़ जो है वो ये है कि अगर आपको कभी भी इमेज को फॉर्म करने का है तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको किसी ऑब्जेक्ट को कंसिडर करना पड़ेगा। अगर आपने ऑब्जेक्ट को कंसिडर ही नहीं किया तो आपकी इमेज कैसी फॉर्म होंगी? तो ये है आपका ऑब्जेक्ट जो आपने कंसिडर किया है। ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये लाइन है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। जो सारी चीज़ें हम लोगों ने कॉन्वेक्स लेंस में ली थी वही सारी चीज़ें हम लोग कॉनकेव लेंस में भी ले रहे हैं। तो ये जो एरो आपको दिख रहा है ये आपका ऑब्जेक्ट है, और ये जो सीधी लाइन आपको पास होते हुए दिख रही है ये है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है?
अब देखो क्या हुआ, सबसे पहली और सबसे काम की चीज़ें तो ऑलमोस्ट वैसी की वैसी है कि अगर आपकी इंसिडेंट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस को तो आपकी रिफ्रैक्टेड रे फोकस से पास होती है। तो ज़रा ध्यान से देखना, अगर मैं ऑब्जेक्ट से देखती हूँ तो आप लोगों ने यहाँ पे जो ऑब्जर्व किया ना वो ये ऑब्जर्व किया भाई कि जब आपकी इंसिडेंट रे जो है, जब ये सपोज पैरेलल है, ये जो रे है इंसिडेंट रे ये पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस को, तो आपकी जो रिफ्रैक्टेड रे है वो फोकस से पास हो रही है। तो अगर आप ध्यान से देखते हो तो आपको रिफ्रैक्टेड रे फोकस से पास होते हुए दिखेंगे। तो अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग कंसिडर करें, वहाँ से अगर मैं इंसिडेंट रे डालती हूँ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस तो आपकी रिफ्रैक्टेड रे फोकस से पास होती है। सेकेंड पॉइंट, अगर आपकी इंसिडेंट रे सेंटर से पास होंगी तो आपकी रिफ्रैक्टेड रे भी सेंटर से ही पास होती है, उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होता। और ये दोनों ही पॉइंट के इंटरेक्शन से आपने एक ऑब्जेक्ट से एक इमेज को फॉर्म कर लिया। तो यहाँ पे जो भी चीज़ बनी है उसका नाम क्या है, उसका नाम है इमेज। आगे देखते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक टेबल बताया था, राइट, और वो टेबल में मैंने आपको ये बताया था कि जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करते हो वैसे वैसे इमेज की पोजीशन, इमेज का साइज और इमेज का नेचर तीनों ही आपके चेंज होते हैं। तो वो हम लोगों ने स्टडी किया था इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, और अभी हम लोग ये जो चीज़ देख रहे हैं ये देख रहे हैं इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस। समझ गए ना? तो अभी आप लोगों को ये भी अगर मैं बोलूँ ना तो लर्न ही करना है, क्योंकि अगर आप इस चीज़ को समझने के लिए गए तो लगभग आपका आधी घंटा चल जाएगा, और उतना टाइम अभी आपके पास है नहीं क्योंकि पेपर बहुत पास है। तो बेटर होगा कि आप लोग इस चीज़ को क्या करें, आप लोग इस चीज़ को रट्टा ही मान ले। अब हम लोग आगे देख रहे हैं आपके साइन कन्वेंशंस। तो चलिए देखते हैं गाइस, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना साइन कन्वेंशंस को, कि साइन कन्वेंशन क्या कहते हैं। चलिए, तो अगर मैं बात करती हूँ साइन कन्वेंशन की, तो आपको दोनों ही केसेस में एक चीज़ तो बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखना है कि अगर आप सपोज राइट हैंड साइड में जाते हो तो सारे के सारे डिस्टेंसेस को आप लोग हमेशा पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। याद रखना, अगर हम लोग सेंटर से राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं तो हम लोग सारे ही डिस्टेंस को पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। और अगर आप लोग, ठीक है, अगर आप लोग लेफ्ट हैंड साइड में जाते हो तो आप लोग सारे ही डिस्टेंसेस को नेगेटिव कंसिडर करेंगे। बचपन में आप लोगों ने नंबर स्केल पढ़ा था, अगर आपको याद होगा तो बिल्कुल वही वाली चीज़ ये है। याद रखना कि अगर हम सेंटर से राइट में जाते हैं तो आप सारे के सारे डिस्टेंसेस को पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, और अगर आप लोग सेंटर से लेफ्ट की तरफ जाते हो तो आप लोग सारे के सारे डिस्टेंसेस को नेगेटिव कंसिडर करेंगे। दोनों ही जगह पे ये चीज़ कॉमन रहेगी, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। अब हम लोग देख रहे हैं ऊपर नीचे की बात, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बारे में तो हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे ऊपर और नीचे की। अगर आप लोग सेंटर से ऊपर की तरफ जाते हो, अप की तरफ जाते हो, तो हमेशा आप लोग वो डिस्टेंस को पॉजिटिव लेंगे, और अगर आप सेंटर से डाउन की तरफ जाते हो तो हमेशा आप उस डिस्टेंस को नेगेटिव लेंगे। समझ गए ना? तो अगर सेंटर से राइट में गए तो पॉजिटिव, सेंटर से लेफ्ट में गए तो नेगेटिव, अगर सेंटर से ऊपर गए तो पॉजिटिव, अगर सेंटर से नीचे गए तो नेगेटिव। समझ गए ना? उसके बाद में हम लोग देख रहे हैं लेंस का फॉर्मूला। तो आपका जो लेंस है बेसिकली उसका एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को अभी हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं इस चीज़ को। तो जो भी आपका फॉर्मूला होता है जो आपको रिलेट करता है इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इसी के साथ साथ फोकल लेंथ को, वो होता है आपका लेंस फॉर्मूला। याद रखना, यहाँ पे जो आपका वी है इसको हम लोग बोलते हैं इमेज डिस्टेंस। ये चीज़ आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें आपको न्यूमेरिकल में भी आने वाली है। मतलब ये जो फॉर्मूला है ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो याद रखना कि v का मतलब इमेज डिस्टेंस होता है। जो भी आपका u है, इस u का मतलब होता है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और याद रखना जो भी आपका f है
इस f का मतलब क्या होता है? इस f का मतलब होता है फोकल लेंथ। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि यहाँ पे जो v है उसको हम लोग इमेज डिस्टेंस बोलते हैं, यहाँ पे जो u है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं, और यहाँ पे जो f है उसको हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं। ये तीनों ही पैरामीटर्स को एक फॉर्मूले से हम डिनोट करते हैं और उस फॉर्मूले का नाम होता है लेंस फॉर्मूला। आगे देखते हैं। आगे हम लोग देख रहे हैं मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला कि क्या होता है भाई ये मैग्निफिकेशन। तो याद रखना कि मैग्निफिकेशन का मतलब होता है एक फॉर्मूला जिसमें हम लोग लेते हैं रेशो। याद रखना उसमें हम लोग रेशो लेते हैं H2/H1 का। H2 जो होता है उसका मतलब होता है हाइट ऑफ इमेज और H1 जो होता है वो होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो याद रखना कि मैग्निफिकेशन जो होता है, मैग्निफिकेशन के बेसिकली दो टाइप के फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला जो होता है वो होता है H2/H1, जिसमें H2 जो होता है वो होता है हाइट ऑफ इमेज और H1 जो होता है वो होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसी को हम V/U से भी डिनोट कर सकते हैं। V का मतलब ही होता है आपका इमेज डिस्टेंस और U का मतलब ही क्या होता है? U का मतलब ही होता है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। आपको यहाँ पे जो पॉइंट याद रखना है वो ये भी पॉइंट याद रखना है कि हमेशा हम लोग जो रेशो लेते हैं वो इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट का ही लेते हैं। गलती से भी पेपर में आप कंफ्यूज मत हो जाना। यहाँ पे जो भी हम रेशो ले रहे हैं, चाहे हम डिस्टेंस का रेशो ले रहे हैं या हम हाइट का रेशो ले रहे हैं, याद रखना वो हम लोग हमेशा इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट ही लेते हैं। जैसे कि H2/H1 मतलब ये हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, V/U मतलब इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। चलिए अब हम लोग देख रहे हैं पावर ऑफ लेंस को। तो बेसिकली सबसे पहली चीज तो दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि पावर क्या है। जैसे कि पावर का मतलब ही होता है नंबर। हम लोग बोलते हैं ना हर किसी के लेंस का अलग अलग पावर होता है। अगर मैंने मेरा लेंस आपको दिया तो हो सकता है कि वो लेंस आपको सूट नहीं होगा। रीजन ये है क्योंकि मेरे लेंस का पावर डिफरेंट है। अगर आपने अपना लेंस मुझे दिया तो मैं आपका लेंस यूज नहीं कर पाऊंगी क्योंकि आपके लेंस का पावर डिफरेंट है। तो हर एक पर्सन का अलग अलग लेंस का पावर होता है। तो एक दूसरे का लेंस हम लोग कभी भी यूज नहीं कर सकते। समझ गए ना? तो हर एक लेंस को हम लोग एक पैरामीटर से डिस्टिंग्विश करते हैं, एक पैरामीटर से डिफरेंशिएट करते हैं और वो पैरामीटर जो होता है उसका नाम होता है पावर। कितनी कैपेसिटी होती है किसी लेंस की कन्वर्ज करने के लिए इंसिडेंट रे को या डाइवर्ज करने के लिए इंसिडेंट रे को, उसको हम लोग पावर बोलते हैं। पावर जो होता है वो डिपेंड करता है फोकल लेंथ के ऊपर में। अगर हर एक लेंस का, हर एक स्पेक्ट्स का पावर डिफरेंट है उसका मतलब उनके लेंस में फोकल लेंथ भी डिफरेंट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आपको जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि पावर जो होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/4 फोकल लेंथ। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 1/4 फोकल लेंथ। बट जो आपको यहाँ पे पॉइंट याद रखना है वो ये है कि यहाँ पे आपको फोकल लेंथ मीटर में ही लेनी पड़ेगी। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सभी को फॉर्मूला तो बहुत अच्छे से पता होता है कि पावर का मतलब 1/4 फोकल लेंथ होती है, उसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं कैलकुलेट कर लूँगा। लेकिन मैक्सिमम लोगों को ये पता नहीं होता है कि फोकल लेंथ जो आप लोग पावर के फॉर्मूले में लेने वाले हो वो आपको मीटर में ही लेने का है। आप उसको सेंटीमीटर में नहीं ले सकते, आप उसको पिकोमीटर या नैनोमीटर में भी नहीं ले सकते। अगर आपको क्वेश्चन में सपोज नैनोमीटर में दिया है या पिकोमीटर में दिया है या सेंटीमीटर में दिया है या माइक्रोमीटर में दिया है तो आप इनको सबसे पहले तो मीटर में कन्वर्ट करो, उसी के बाद में आप इसको इस फॉर्मूले में यूज कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, जो भी पावर होता है उसका यूनिट होता है डायोप्ट्री। आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप चश्मा लेने के लिए जाते हो तो आपका जो नंबर होता है, लेट अस से सपोज 0.25 है तो 0.25 डी लिखता है। वो कभी भी वो 0.25 नहीं लिखेगा, वो 0.25 डी लिखता है। तो इस डी का मतलब डिग्री नहीं होता है, इस डी का मतलब क्या होता है? डायोप्ट्री। समझ गए ना? तो आपको जो याद रखना है वो ये है कि जो भी लेंस की कैपेसिटी होती है
इंसिडेंट रे को कन्वर्ज करने के लिए या डाइवर्ज करने के लिए, उसको हम लोग पावर बोलते हैं। पावर हमेशा फोकल लेंथ के ऊपर में डिपेंड करता है। पावर जो होता है वो हमेशा हम लोग उसको लिखते हैं इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को हमेशा मीटर में ही लेना है। मेक श्योर अगर फोकल लेंथ मीटर में नहीं है तो आप उसको पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे। और पावर का हमेशा यूनिट डी से हम लोग डिनोट करते हैं, उसी का मतलब डायोप्ट्रे होता है। अब हम लोग देख रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस को, कि बेसिकली अगर दो लेंस है उनके फोकल लेंथ है f1 और f2, और अगर हम लोग उन दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में रखते हैं तो जो भी टोटल फोकल लेंथ रहेगा उसको हम एक फॉर्मूले से डिनोट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। याद रखना, अगर आपने दो लेंस लिया है, दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में रखा है, तो जो भी कॉम्बिनेशन रहेगा फोकल लेंथ का उसको हम लोग ये वाले फॉर्मूले से डिनोट करते हैं। और जो भी कॉम्बिनेशन रहेगा पावर का उसको हम लोग डिनोट करते हैं P इक्वल्स टू P1 प्लस P2। समझ गए? कॉम्बिनेशन का मतलब हम दो लेंस को एक दूसरे के साथ में लेंगे, एक दूसरे के कॉम्बिनेशन में लेंगे। समझ गए ना? तो इस तरीके से हम लोग स्टडी करेंगे उनके टोटल फोकल लेंथ को और उनके टोटल पावर को। इसके बाद में हम लोग देख रहे हैं एक बढ़िया से क्वेश्चन को। तो चलिए गाइस, ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना स्टडी करते हैं हम लोग हमारे इस क्वेश्चन को। चलिए देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन को। सबसे पहली और सबसे काम की चीज जो यहाँ पे है वो ये है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वर्टिकली एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस। सबसे पहला पॉइंट जो यहाँ पे आप लोगों ने ऑब्जर्व किया वो ये है कि जो लेंस आपने यूज की है वो आपकी कॉन्वेक्स लेंस है। याद रखना, यहाँ पे जो भी लेंस यूज की गई है वो कॉन्वेक्स लेंस है। और जो भी आपकी कॉन्वेक्स लेंस होती है हमेशा याद रखना उसके लिए फोकल लेंथ कैसा होता है, उसके लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। तो आपको कभी भी क्वेश्चन में ये नहीं बताया जाएगा कि फोकल लेंथ पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आपको क्वेश्चन में हमेशा फोकल लेंथ का वैल्यू दिया जाएगा, कभी भी फोकल लेंथ का साइन नहीं बताया जाएगा। बट अगर आपने साइन को सही तरीके से प्रेडिक्ट नहीं किया तो वहाँ पे 100% चांसेस है कि आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो याद रखना कि कॉन्वेक्स लेंस का हमेशा फोकल लेंथ कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, चलिए सेकेंड पॉइंट आगे देखते हैं। फोकल लेंथ का मतलब ही एफ होता है। अब आपको ये भी याद रखना है कि जो भी आपकी लेंस होती है जनरली हम लोग ऑब्जेक्ट को उसके लेफ्ट साइड में रखते हैं। लेंस के जनरली हम लोग ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में रखते हैं। और अगर आप कभी भी लेफ्ट साइड में रखते हो इसका ही मतलब ये डिस्टेंस को आप हमेशा क्या कंसिडर करते हो, नेगेटिव। तो आपको यहाँ पे कोई भी बताएगा नहीं कि भाई इसके सामने आपको माइनस साइन लगाना है। वो आपको ही याद रखना है कि जो भी आपके ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है या जो भी आपके ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है फ्रॉम द लेंस, वो ऑब्जेक्ट हम लोग हमेशा लेफ्ट साइड में रखते हैं। अगर आपने देखा होगा कॉनकेव लेंस को या आपकी कॉन्वेक्स लेंस को, तो दोनों ही केसेस में हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को लेफ्ट हैंड साइड में रखा था। इसका मतलब जो भी आपका डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का फ्रॉम द लेंस, इसी का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो जनरली आप लोग नेगेटिव कंसिडर करते हो। तो देखो यहाँ पे आप लोगों ने क्या देखा, जो भी आपका डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का उसको आपने -20 लिया है, उसको बहुत सारे लोग +20 ले लेंगे और पूरा आंसर उनका गलत आ जाएगा। तो याद रखना, यहाँ पे आपका क्वेश्चन में सिर्फ 20 सेंटीमीटर दिया है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिया, यहाँ पे हम लोगों ने -20 सेंटीमीटर लिया। द रीज़न बिहाइंड दैट इज कि बेसिकली जो भी आपका ऑब्जेक्ट होता है हम लोग उसको हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लेते हैं, है ना। और जो भी डिस्टेंस होता है किसी भी लेंस का लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, वो हम लोग हमेशा नेगेटिव लेते हैं। इफ द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को ही हम लोग h1 से डिनोट करते हैं और बेसिकली इसका वैल्यू आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर। अब आपको जो याद रखना है वो ये है, एंड द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज, फोकल लेंथ का मतलब ही क्या होता है, फोकल लेंथ को ही हम लोग f से डिनोट करते हैं। उसका वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखा है 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे मैंने प्लस क्यों लिया है, रीज़न ये है क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस के लिए हमेशा फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। अगर क्वेश्चन में कॉन्वेक्स के जगह कॉनकेव आ जाता था
तो ऐसे केस में फोकल लेंथ आपको खुद ब खुद बाय सेल्फ ही नेगेटिव लेना पड़ता था। आपको वो पूछ रहा है व्हाट विल बी दी पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट, नेचर ऑफ इमेज। तो अगर आपको पोजीशन बताने का है, साइज बताने का है, नेचर बताने का है, किसी भी इमेज का जो फॉर्म हो रहा है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कॉन्वेक्स लेंस के केस में, तो सबसे पहले तो आपको जो बताना है वो है इमेज डिस्टेंस, कि इमेज डिस्टेंस मतलब ही v का वैल्यू क्या होगा। तभी जाके आप लोग पोजीशन, साइज और नेचर ऑफ इमेज बता सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला यूज करना है और वो फॉर्मूला देखो क्या कहता है। वो फॉर्मूला कहता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ये वाला फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को हम लोग कौन सा फॉर्मूला बोलते हैं? इस फॉर्मूले को हम लोग बोलते हैं आपका लेंस फॉर्मूला। समझ गए ना? तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है? 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे आप लोगों ने ये देखा कि आपको क्वेश्चन में u का वैल्यू दिया हुआ है, क्वेश्चन में f का वैल्यू दिया है, तो अब आप लोग आराम से यहाँ से v का वैल्यू निकाल सकते हो, राइट। अब अगर मैं बात करती हूँ आगे की, तो इसी क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे फिर से इसलिए लिखा है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बड़ा था और वो पुरानी वाली स्लाइड पे नहीं आ पा रहा था, इसलिए मैंने फिर से उस क्वेश्चन को लिखा। उसका पार्ट ए हम लोगों ने पुरानी वाली स्लाइड पे देखा और इसी क्वेश्चन का पार्ट बी हम लोग इस वाली स्लाइड में देख रहे हैं। अब आपको यहाँ पे सबसे पहली और सबसे काम की चीज जो निकालनी थी वो थी पोजीशन। तो पोजीशन के लिए हम लोगों ने डिस्टेंस तो निकाल लिया। अब आपको निकालने का है साइज। अगर आपको साइज निकालने का जैसे पोजीशन चाहिए था तो याद रखना पोजीशन के लिए आपने डिस्टेंस को निकाला, मतलब ही आपने v के वैल्यू को निकाला। अगर आपको साइज चाहिए तो साइज के लिए आप लोग किसको निकालेंगे? हाइट को निकालेंगे। इसी का मतलब आपको h2 का वैल्यू निकालना है। तो आपके पास में एक बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का, और वो फॉर्मूला ये होता है h2/h1। बट इस फॉर्मूले से आप लोग h2 का वैल्यू नहीं निकाल सकते। रीजन उसका ये है क्योंकि अगर आपको यहाँ से h2 का वैल्यू निकालना है तो उससे पहले तो आपको मैग्निफिकेशन का वैल्यू पता होना चाहिए। बट इस क्वेश्चन में तो आपको मैग्निफिकेशन का वैल्यू ही नहीं दिया है, और अगर आपको मैग्निफिकेशन का वैल्यू नहीं दिया है तो आप लोग h2 को भी मतलब ही हाइट ऑफ इमेज को भी नहीं निकाल सकते। तो अब आपको क्या करना है? बस इतना ही याद रखना है कि मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला है h2/h1 इक्वल्स टू v/u। तो यहाँ पे आपको h1 का वैल्यू पता है, u का वैल्यू पता है, v का वैल्यू पता है, तो आप लोगों ने क्या निकाल लिया? h2 निकाल लिया। तो इस तरीके से आपको h2 का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा। एट लास्ट आपको बताने का है नेचर। तो नेचर के लिए आपको क्या चाहिए? नेचर के लिए आपको मैग्निफिकेशन का वैल्यू चाहिए। तो अब आप आराम से निकाल सकते हो, कोई भी फॉर्मूले को यूज करके निकाल लो। v/u से भी निकाल सकते हो या तो आप h2/h1 से भी निकाल सकते हो। तो एट लास्ट आपको मैग्निफिकेशन का भी वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखो क्या ऑब्जर्व किया। यहाँ पे आप लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि अगर आपको पूछा जाता है पोजीशन ऑफ इमेज, कोई भी आपको कभी भी ये नहीं पूछेगा कि बताओ भाई इमेज डिस्टेंस क्या है। हमेशा आपको जो पूछा जाएगा वो रहेगा पोजीशन ऑफ इमेज। तो अगर पोजीशन पूछी जाती है तो आपको याद रखना है इमेज का पोजीशन मतलब ही आपका इमेज डिस्टेंस है, मतलब ही वो आपको v का वैल्यू पूछ रहा है। समझ गए ना? पोजीशन ऑफ इमेज अगर पूछा जाता है तो समझ जाना वहाँ पे आपको इमेज का डिस्टेंस पूछा जा रहा है, इसी का मतलब ही v का वैल्यू पूछा जा रहा है। अगर आपको साइज ऑफ इमेज पूछा जाता है तो साइज ऑफ इमेज के लिए ही आपको हाइट ऑफ इमेज पूछ रखा है। याद रखना, कभी भी वो आपको डायरेक्टली नहीं पूछेगा आप बताओ हाइट ऑफ इमेज, वो आपको बोलेगा साइज ऑफ इमेज बताओ। तो याद रखना साइज मतलब ही आपकी हाइट होती है। तीसरी चीज, अगर आपको पूछा जाता है नेचर ऑफ इमेज कि इमेज जो फॉर्म हुई है उसका नेचर क्या है, तो याद रखना इसी का मतलब आपको मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज क्वेश्चन में पूछ रखा है। तो मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज जिसको हम m से डिनोट करते हैं, अगर आपने ये बता दिया तो आप अल्टीमेटली नेचर को ही बता रहे हो। समझ गए? ठीक है। अब आगे हम लोग देख रहे हैं आगे के क्वेश्चन को। द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज 20 सेंटीमीटर।
फोकल लेंथ का वैल्यू 20 सेंटीमीटर दे रखा है और वो आपको पावर पूछ रहा है। आपको ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता है कि पावर का मतलब ही 1/4 फोकल लेंथ होता है। बट कभी भी इस फॉर्मूले में डायरेक्टली पुटअप मत करना, क्योंकि हमेशा आपको सबसे पहले तो फोकल लेंथ को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है। और जब भी आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हो, सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कर रहे हो, इसका मतलब आप उसको 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करते हो। तो इसी का मतलब होता है -1 + 1 + 2.2। तो ये होता है आपके f का वैल्यू। तो आपको क्या याद रखना है कि आपको अगर पावर पूछ रखा है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कभी भी डायरेक्ट पावर मत निकालना। ये श्योर कि आपको पता है कि पावर का मतलब 1/4 फोकल लेंथ होता है, बट याद रखना फोकल लेंथ को हमेशा आपको मीटर में ही लेने का है। जब आप पुटअप करेंगे 0.2 मीटर, तो अल्टीमेटली आपको वैल्यू मिलता है d, और इस d का मतलब क्या होता है, डायोप्ट्री, ठीक है। और ये होता है आपका पावर। आंसर अगर लिखा और यूनिट नहीं लिखा तो आपका हाफ मार्क डिडक्ट हो जाएगा। फॉर्मूला अगर लिखा और फोकल लेंथ को मीटर में कन्वर्ट नहीं किया तो आंसर गलत आएगा। चलिए, अब हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं वो है ह्यूमन आई एंड इट्स वर्किंग। कि ह्यूमन आई का वर्किंग कैसे क्या होता है वो अभी हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो चलिए गाइस, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना स्टडी करते हैं ह्यूमन आई, मतलब ही हमारी आँख। देयर इज ए वेरी थिन ट्रांसपेरेंट कवर मेम्ब्रेन ऑन द ह्यूमन आई, दिस इज कॉल्ड एज कॉर्निया। यहाँ पे आप लोगों ने ये देखा कि हमारी आईज के ऊपर में एक बहुत ही थिन ट्रांसपेरेंट सा मेम्ब्रेन होता है, और इस मेम्ब्रेन को हम लोग कॉर्निया बोलते हैं। तो याद रखना, जो भी हमारी आईज है उस पे एक बहुत ही थिन ट्रांसपेरेंट कवर या मेम्ब्रेन होता है, और इस मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं कॉर्निया। आगे देखते हैं, देयर इज अ डार्क फ्लैशी स्क्रीन बिहाइंड द कॉर्निया, दिस इज कॉल्ड एज आईज। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि जो ये वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट होता है ये फ्लैशी होता है, और ये जो होता है ये एग्जैक्टली कॉर्निया के पीछे होता है। मतलब जो आपका ये वाला पार्ट है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का इतना पार्ट, ये जो आपका पार्ट आपको दिख रहा है ये काफ़ी डार्क होता है, काफ़ी फ्लैशी होता है, और ये होता है एग्जैक्टली बिहाइंड द कॉर्निया। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग आइरिस बोलते हैं। समझ गए ना। तो जो भी थिन ट्रांसपेरेंट कवर आपको दिख रहा है उसको हम लोग कॉर्निया बोलते हैं। कॉर्निया के एग्जैक्टली अंदर में जो भी डार्क फ्लैशी स्क्रीन होती है इसको हम लोग आइरिस बोलते हैं। ये जो आइरिस होती है इसका कलर बहुत सारे लोगों के लिए डिफरेंट होता है। जैसे कि किसी की आँख का कलर ब्लैक होता है, किसी की आँख की कलर ब्राउन होता है, किसी का ग्रीन और किसी का ब्लू भी होता है। There is a small hole of changing diameter at the center of iris which is called as pupil. अगर आप ध्यान से देखते हो तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि यहाँ पे आपको एक सेंटर दिख रहा है। यहाँ पे आपको एक सेंटर दिख रहा है, और ये जो सेंटर है ना इसका डायमीटर कंटिन्यूसली चेंज होते जाता है। तो ये एक छोटा सा होल है जिसका डायमीटर बहुत ही छोटा है और उसका डायमीटर कंटिन्यूसली वेरी कर रहा होता है। ये हमेशा आइरिस के सेंटर पे होता है, इसको हम लोग प्यूपिल बोलते हैं। प्यूपिल का सबसे बड़ा काम ये होता है कि वो कंट्रोल करता है हमारी आंखों में कितना लाइट जाना चाहिए। तो हमारी आंखों में कितना लाइट एंटर करना चाहिए उसको कंट्रोल करने का काम प्यूपिल करता है। मैनी टाइम्स क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है कि हमारी आईज में कौन सा ऐसा पार्ट है जो कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई। तो याद रखना वो है आपका प्यूपिल। तो सबसे पहली और सबसे काम की चीज़, जो भी हमारी आईज में थिन ट्रांसपेरेंट कवर मेम्ब्रेन होता है उसको हम कॉर्निया बोलते हैं। कॉर्निया के एग्जैक्टली पीछे जो भी डार्क फ्लैशी स्क्रीन होती है उसको हम लोग आइरिस बोलते हैं। आइरिस के एग्जैक्टली सेंटर पर एक होल होता है जिसका डायमीटर वेरी कर रहा होता है, जो हर एक टाइप के लाइट को कंट्रोल करता है। ठीक है। फिर आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि अगर आपके आंखों में बहुत ही ब्राइट लाइट जा रहा है तो आपका जो प्यूपिल है वो छोटा हो जाता है।
मतलब आप लोगों ने ये देखा होगा कि जब आप कंटिन्यूसली कंप्यूटर पे काम करते हो या जब आप कंटिन्यूसली पीसी पे काम करते हो तो आपकी जो आंखें हैं वो बहुत ही छोटी छोटी हो जाती है। रीज़न ये है क्योंकि जब हमारे आंखों में कंटिन्यूसली लाइट जाते रहता है, जब हम लोग कंटिन्यूसली पीसी के सामने या स्मार्टफोन के सामने बैठते हैं तो हमारी आंखों में बहुत सारा ब्राइट लाइट कंटिन्यूसली जाते रहता है, जिसके वजह से हमारा जो प्यूपिल होता है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, वो छोटा हो जाता है और हमारी आंखें छोटी दिखने लगती है। अगर उसी का रिवर्स केस हम लोग कंसिडर करें, मतलब ही अगर बहुत ही रात का समय है और बहुत ही अंधेरा है तो ऐसे केस में आपका जो लाइट है वो बहुत ही डिम है, तो ऐसे केस में आपकी जो प्यूपिल है वो वाइड होने लगता है। तो अगर लाइट बहुत ज़्यादा आ रहा है आंखों में, आप बहुत देर पीसी के सामने बैठे हो, तो ऐसे केस में आपका प्यूपिल छोटा हो जाएगा, आपकी आंखें छोटी दिखने लगेंगी। और अगर अंधेरा है, लाइट पूरा डिम है, तो ऐसे केस में आपका प्यूपिल बड़ा हो जाता है और वो वाइडेड हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद में आप लोगों ने यहाँ पे जो देखा वो ये देखा भाई, द लेंस प्रोवाइड स्मॉल एडजस्टमेंट। हाँ, तो आप लोगों ने देखो यहाँ पे क्या देखा, आप लोगों ने यहाँ पे जो देखा, एक मिनट भाई, एक मिनट। अब जो भी आपका ये आइरिस है, आइरिस के पीछे में आपका ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये है पूरा का पूरा आपका लेंस। याद रखना, इसको हम लोग लेंस बोलते हैं। ये क्या है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये लेंस है। तो जो भी ट्रांसपेरेंट मीडियम आपको आइरिस के बैक साइड में दिखता है उसको हम लोग लेंस बोलते हैं और ये होती है हमारी लेंस। समझ गए ना? चलिए, लेंस जो होती है प्रोवाइड करती है स्मॉल एडजस्टमेंट ऑफ द फोकल लेंथ टू फोकस द इमेज। लेंस क्रिएट रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। याद रखना, क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कि जो भी ऑब्जेक्ट को हम अपनी आंखों से देखते हैं तो हमारी जो लेंस है आंखों की वो हमेशा रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करती है किसी भी ऑब्जेक्ट की। याद रखना, रियल का मतलब ये हुआ कि जैसा ऑब्जेक्ट था डुप्लीकेट वैसी ही इमेज फॉर्म होती है। इसका मतलब आपकी इमेज कैसी हुई, रियल इमेज। सेकेंड पॉइंट, ये जो इमेज है ये हमेशा इन्वर्टेड नेचर की रहती है। समझ गए? ऑन द स्क्रीन इनसाइड द आई। अब ये जो स्क्रीन है मतलब ही ये जो लेंस है ये बेसिकली लाइट सेंसिटिव सेल से बनता है और ये लाइट सेंसिटिव सेल जो होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं आपका रेटिना। ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि लेंस जो होता है वो आइरिस के पीछे में प्रेजेंट होता है। वो लेंस से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को फोकस करते हैं और वो लेंस की हेल्प से बेसिकली एक इमेज फॉर्म होती है जिसका नाम होता है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज और वो फॉर्म होती है आपके स्क्रीन पर। और ये जो स्क्रीन है जिस पे आपका लेंस, आपकी आंखों का लेंस एक रियल और इन्वर्टेड इमेज को फॉर्म कर रहा है, उस टाइप के सरफेस को, उस टाइप के स्क्रीन को आप लोग रेटिना बोलते हो। ठीक है, रेटिना जो होता है वो लाइट सेंसिटिव सेल से बनता है। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। अगर मैं बात करती हूँ while seeing the object at large infinite distance the lens of the eye become flat and its focal length increases। तो ये हुआ आपका पहला पॉइंट। आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को बहुत दूर है, ऑब्जेक्ट बहुत ही दूर है और आप उसको बहुत दूर अपनी आंखों से देख रहे हो, मतलब वो जो ऑब्जेक्ट है जिसको आप देख रहे हो, बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग अपने टेरेस पे जाते हैं और टेरेस पे जाके बहुत दूर दूर के बिल्डिंगों को देखते हैं। तो वो जो ऑब्जेक्ट है, वो जो बिल्डिंग है वो आपसे बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस पर है, मतलब उसका जो बेसिकली डिस्टेंस है वो बहुत ही दूर है, मतलब ही वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। तो कभी कभी आप अपने टेरेस से या ग्राउंड से भी आप बहुत दूर वाले ऑब्जेक्ट्स को जो कि बहुत बड़े हैं उनको देखते हो।
तो आपकी जो लेंस है वो फ्लैट हो जाती है, समझ गए ना, और उसका फोकल लेंथ क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, समझ गए। तो लेंस यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे आपकी लेंस कैसी हो गई, यहाँ पे आपकी लेंस कैसी हो गई भाई, फ्लैट हो गई, समझ गए। तो बस याद रखना कि अगर हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को बहुत ही दूर पे देख रहे हैं, मतलब आपका जो फोकस है वो बहुत दूरी पर है, बहुत ही फार, मतलब ही बहुत दूरी पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है, बहुत लंबे डिस्टेंस पे और बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट और बहुत दूरी पे, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे फार है, तो अब आपका जो फोकस था वो बहुत ही लंबा था, तो ऐसे केस में आपका लेंस फ्लैट हो जाता है और उसका फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाता है। एमसीक्यू यहाँ से भी आ सकता है, आगे देखते हैं। वाइल सीइंग द नियर बाय ऑब्जेक्ट, अगर कोई बहुत नज़दीक के ऑब्जेक्ट को आप देखते हो तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि फोकस आपका काफ़ी नियरर होता है, इसका मतलब जो भी आपका लेंस है वो राउंडेड फॉर्म में आ जाता है। अब आप लोग ये देख रहे हो कि आपका जो यहाँ पे लेंस है वो कैसे फॉर्म में आ गया है, वो राउंडेड फॉर्म में आ गया है और उसका फोकल लेंथ क्या हो जाता है, उसका फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाता है, समझ गए। अब हम लोग देख रहे हैं कि बेसिकली जो विजन होता है उसमें बहुत सारे डिफेक्ट्स होते हैं। मतलब आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि भगवान से आंखें तो सभी को बहुत अच्छी मिलती है, लेकिन इतनी अच्छी आंखें होने के बावजूद भी भाई हम लोगों को स्पेक्ट्स लग जाता है, मतलब ही हमारे विजन में डिफेक्ट आ जाता है, समझ गए। तो क्या इस डिफेक्ट को हम लोग करेक्ट कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपके विजन में डिफेक्ट आ जाता है तो ऐसे केस में आप उसको करेक्ट कर सकते हो यूजिंग स्पेक्ट्स और यूजिंग कॉन्टैक्ट लेंस, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कैसे क्या हम लोग इस डिफेक्ट्स को करेक्ट करेंगे और कैसे क्या हम लोग डिफेक्ट्स को क्लासिफाई करते हैं। इसके केस में मैंने आपके रिड्यूस वाले क्वेश्चन को कवर नहीं किया है, तो अब हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस का मतलब ये होता है कि आई कैन सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली, नज़दीक के ऑब्जेक्ट को आई बहुत ही बढ़िया तरीके से देख सकती है। नज़दीक वाली चीज़ों को, बुक्स को आप पढ़ सकते हो, लेकिन आप जो डिस्टेंट वाले ऑब्जेक्ट है, मतलब जो ऑब्जेक्ट दूरी पर है, उनको आप नहीं देख सकते। तो ऐसे वाले साइटेडनेस को, ऐसे वाले डिफेक्ट को आप लोग नियर साइटेडनेस बोलते हो, जिसका मतलब ये होता है कि आप बुक को पढ़ सकते हो, आप नज़दीक के ऑब्जेक्ट को भी देख सकते हो, बट आप डिस्टेंट वाले ऑब्जेक्ट को, दूर वाले ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख सकते, और इस फिनोमेना को आप लोग नियर साइटेडनेस बोलते हो। नियर साइटेडनेस का एक और नाम है जिसको हम लोग मायोपिया भी बोलते हैं। तो पेपर में कोई भी नाम से आ सकता है, ज़रूरी नहीं कि पेपर में नियर साइटेडनेस नाम से ही आएगा, पेपर में इसको आप मायोपिया नाम से भी पूछा जा सकता है। तो याद रखना, नियर साइटेडनेस का मतलब ही आपका मायोपिया होता है। इसका मतलब ये होता है कि आप लोग अपनी आंखों से नज़दीक के ऑब्जेक्ट को देख सकते हो, लेकिन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को हम लोग बराबर नहीं देख सकते, समझ गए। देखो इसमें होता क्या है, फार पॉइंट ऑफ द आई इज नॉट एट इन्फिनिटी बट इट शिफ्ट्स क्लोजर टू द आई। मतलब जो हमारे आंखों का दूर वाला पॉइंट है, जो हमारे आंखों का फार पॉइंट है, वो अब थोड़ा नज़दीक आने लगता है। देखो ये हमारे आंखों का फार पॉइंट है, मैं आप लोगों को ये चीज़ यहाँ पे समझा के देती हूँ। आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि ये हमारे आंखों का फार पॉइंट था, ये हमारे आंखों का फार पॉइंट था। तो जब हमको दूर का चश्मा लग जाता है, मतलब ही जब आपको मायोपिया हो जाता है, तो ऐसे केस में जो ये आपका फार पॉइंट है ये सामने आने लगता है। मतलब जो पॉइंट यहाँ पे आना चाहिए था वो पॉइंट आपका यहाँ पे आ रहा है, समझ गए ना। मतलब ही ऑब्जेक्ट का फार पॉइंट क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है क्लोजर टू द आई। आई के लेंस से फार पॉइंट जो था अब वो नज़दीक आ गया। पहले फार पॉइंट इतना होना चाहिए था जब आपकी आईज एकदम सही थी, बट जब आपको मायोपिया हो जाता है, मतलब कि जब आपको दूर का चश्मा लग जाता है, मतलब ही आप सफ़र करते हो नियर साइटेडनेस में, तो जो भी आपका फार पॉइंट है वो नज़दीक आ जाता है। और ये फार पॉइंट नज़दीक आने की वजह से आप दूर के ऑब्जेक्ट को बराबर नहीं देख पाते हो, समझ गए।
मतलब ही हम ये कह सकते हैं कि इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ रेटिना। रेटिना के ऊपर, रेटिना के एकदम सामने में इमेज फॉर्म होने लगती है, जिसके वजह से आपको स्पेक्ट्स लगता है। तो अगर आपको सपोज इस विज़न को करेक्ट करने का है, ये जो विज़न खराब हो गया है जिसके वजह से आप दूर वाले ऑब्जेक्ट को नहीं देख पा रहे हो क्लियरली, दूर वाला ऑब्जेक्ट, फार वाला ऑब्जेक्ट आपको इनडिस्टिंक्ट नज़र आ रहा है, तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं कॉनकेव लेंस। याद रखना, हम लोग कॉनकेव लेंस को यूज़ करते हैं। कॉनकेव लेंस क्या करता है, जो पॉइंट यहाँ पे आ रहा था उसको वापस से वो दूर भेज देता है। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि ये आपका करेक्टेड विजन था, क्योंकि आपका फार पॉइंट बराबर लेंस पे आ रहा था। बट जब आपको दूर का दिखना बंद हो गया, मतलब ही जब आपको मायोपिया हुआ, तो आपका जो फार पॉइंट है जो कि यहाँ पे होना चाहिए था, अब वो यहाँ पे आ गया, मतलब ही वो रेटिना के फ्रंट में फॉर्म हो रहा है। तो अगर आपको इसको करेक्ट करना है तो इस पॉइंट को आपको वापस से इस सरफेस पे लेके आना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं कॉनकेव लेंस का। याद रखना, कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग नेचर का होता है, मतलब ही वो किसी भी रे को दूर की तरफ डाइवर्ज करता है, दूर की तरफ लेके जाता है। तो पहले ये आपका इधर था, अब इसको हमको दूर लेके जाना है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे कॉनकेव लेंस का यूज़ किया, जो कि आपकी डाइवर्जेंट रेज है। समझ गए? तो ये हुआ आपका मायोपिया। मायोपिया के बेसिकली दो रीज़न हो सकते हैं, कर्वेचर ऑफ कॉर्निया एंड द आई लेंस इंक्रीजेस, कि जो आपका कर्वेचर है कॉर्निया का और आई लेंस जो है उसका कर्वेचर बढ़ जाता है, जिसके वजह से आपका जो पावर है वो भी बढ़ने लगता है। और कभी कभी आपका जो आई बॉल है वो एलोंगेट हो जाता है, तो उसके वजह से भी आपको दूर का स्पेक्ट्स लग जाता है। अगर आपको इस विज़न को करेक्ट करने का है, अगर आपको मायोपिया को, मतलब ही अगर आपको नियर साइटेडनेस को ये करने का है, सपोज, ठीक है, ट्रीट करने का है, तो उसके लिए आपको स्पेक्ट्स का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे भी दूर का ही स्पेक्ट्स है, मुझे भी दूर का नहीं दिखता है, पास का मैं बहुत अच्छे से देख लेती हूँ, मतलब मुझे भी क्या है, मायोपिया ही है। तो बेसिकली इसके लिए हम लोग कॉनकेव लेंस का यूज़ करते हैं। याद रखना, कॉनकेव लेंस का, क्योंकि आपके कॉनकेव लेंस कैसे होते हैं, डाइवर्जिंग नेचर के होते हैं। ठीक है, सेकेंड थिंग आपको यहाँ पे ये भी याद रखना है, सॉरी, कॉनकेव लेंस जो होते हैं वो कन्वर्जिंग नेचर के होते हैं। फिर आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि जो भी आपका फोकल लेंथ होता है कॉनकेव लेंस का वो नेगेटिव होता है। ये भी बात आपको याद से याद रखना है, इसीलिए आपको जो भी स्पेक्ट्स लगेगा अब वो नेगेटिव पावर करेगा। तो जो लोगों को दूर का नहीं दिखता है, जो लोग दूर का बराबर नहीं देख पाते हैं, उन लोगों को हमेशा जो स्पेक्ट्स होता है उसका नंबर नेगेटिव मिलता है। तो रीज़न आपको क्या क्या याद रखना है कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, दूर के ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते हैं और नज़दीक के ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, तो हम लोगों को नियर साइटेडनेस होता है, जिसको हम मायोपिया भी बोलते हैं। अगर आपको मायोपिया को करेक्ट करना है तो आप लोग ऐसे केस में कॉनकेव लेंस का यूज़ करते हो। कॉनकेव लेंस जो होता है उसका फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, इसीलिए जो चश्मा होता है वो भी नेगेटिव पावर का होता है। उसके बाद में अब जो हम लोग आगे का पार्ट स्टडी कर रहे हैं वो है आपका फार साइटेडनेस, जो कि नियर साइटेडनेस का एग्जैक्टली अपोजिट है। फार साइटेडनेस को ही एक और नाम होता है हाइपरमेट्रोपिया। याद रखना, नियर साइटेडनेस का उल्टा होता है फार साइटेडनेस और मायोपिया का उल्टा होता है हाइपरमेट्रोपिया। तो चलिए अब हम लोग स्टडी करते हैं हाइपरमेट्रोपिया को और फार साइटेडनेस को। तो जिनको मायोपिया समझ गया है या जिनको नियर साइटेडनेस समझ गया है, उनको हाइपरमेट्रोपिया भी अपने आप ही समझ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप दूर के ऑब्जेक्ट को तो बहुत क्लियरली देख सकते हो, बट आप नज़दीक के ऑब्जेक्ट को, मतलब ही आप बुक को नहीं पढ़ सकते। डिस्टेंट वाले ऑब्जेक्ट को, दूर वाले ऑब्जेक्ट को आप क्लियरली देख सकते हो, बट आप बुक को नहीं पढ़ सकते। इसका मतलब आप नियर बाय ऑब्जेक्ट को नहीं पढ़ पाओगे बराबर तरीके से, और इस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, फार साइटेडनेस और हाइपरमेट्रोपिया। जो भी आपके घर में ओल्ड लोग होंगे, जैसे कि आपके पापा या आपके दादाजी या आपके दादी जी या मम्मी, तो आप लोगों ने देखा होगा कि उन लोगों को नज़दीक का नहीं दिखता है, दूर का वो देख लेते हैं।
मतलब उनको अगर मैं बुक दूँ तो वो नहीं पढ़ पाएंगे बराबर तरीके से। रीज़न ये है क्योंकि उनको जो स्पेक्स लगा है वो नज़दीक का है, समझ गए। अब इसका मतलब देखो क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये तो आपके आंखों का फार पॉइंट है, ये आपके आंखों का फार पॉइंट है। अब ये जो फार पॉइंट है ना, ये यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। मतलब ये होना यहाँ पे चाहिए था, बट ये यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो गया। मतलब आपका जो फार पॉइंट है वो यहाँ पे होना चाहिए था इस सरफेस पे, बट अब वो यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो गया है। मतलब ही आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि जो भी आपका फार पॉइंट है वो आपके रेटिना से दूर जा रहा है। तो अगर उस फार पॉइंट को आपको इस सरफेस पे लेके आने का है तो ऐसे केस में हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं, समझ गए ना। तो आप लोगों ने क्या क्या देखा, फार साइटेडनेस में मतलब ही हाइपरमेट्रोपिया में आप नज़दीक के चीज़ों को नहीं पढ़ पाएंगे, नज़दीक के ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को डिस्टिंक्टली नहीं देख पाएंगे, बट डिस्टेंट वाले ऑब्जेक्ट को आप देख पाएंगे। फिर उसमें आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि ये आपका फार पॉइंट था किसी भी इमेज का, बट ये फार पॉइंट जो है ये इधर की तरफ चले जाता है। मतलब ही ये आपके रेटिना से दूर जा रहा है। तो अगर मुझे इसको बराबर सही जगह पे लेके आना है तो ऐसे केस में मुझे वहाँ पे लेंस का यूज़ करना पड़ेगा, और जो लेंस मैं यूज़ करती हूँ वो कॉन्वेक्स लेंस होता है। अगर आप चाहते हो कि आपको हमेशा ज़िंदगी भर नज़दीक का दिखते रहे तो उसके लिए आपको हर एक बुक को हमेशा 25 सेंटीमीटर पे रख के ही पढ़ना है। अगर कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग बुक को ऐसा रख के पढ़ते हैं, ऐसा पढ़ना चाहिए, वो ऐसा रख के पढ़ते हैं जिसकी वजह से उनका वो जो नंबर होता है वो बढ़ने लगता है। तो याद रखना, बुक को इतने नज़दीक से कभी नहीं पढ़ना, बुक को 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ही रख के आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आप लोगों ने जो देखा वो ये है कि फार साइटेडनेस के भी कुछ रीजंस हो सकते हैं। रीज़न ये हो सकता है कि जो भी आपका आई लेंस है वो डिक्रीज़ होता है, कर्वेचर जो है कॉर्निया का वो भी डिक्रीज़ होता है। कॉर्निया का कर्वेचर और आई लेंस का कर्वेचर वो आपका डिक्रीज़ हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट ये भी हो सकता है कि आपकी जो आई बॉल है वो फ्लैटन हो रही है, जिसकी वजह से आपका ये वाला फार साइटेडनेस आपको हो रहा है, ठीक है। अब अगर इसको करेक्ट करना है तो इसके लिए हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, इसीलिए जो भी स्पेक्ट्स होता है उसका पावर भी पॉजिटिव होता है। तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या देखा कि जो भी आपके दादाजी दादी जी मम्मी पापा होंगे, जो लोग नज़दीक का बुक नहीं पढ़ पाते हैं, उनके चश्मे का, उनके स्पेक्ट्स का पावर पॉजिटिव होता है, क्योंकि वो सफ़र करते हैं फ्रॉम फार साइटेडनेस, जिसको आप लोग हाइपरमेट्रोपिया भी बोलते हो। जिसके वजह से इसको करेक्ट करने के लिए हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं और उसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। इसका मतलब जो पावर है वो भी कैसा रहता है, पॉजिटिव। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं प्रेसबायोपिया। जो कुछ लोग होते हैं उनको दूर का भी नहीं दिखता, उनका नज़दीक का भी नहीं दिखता। इसका मतलब वो नियर साइटेडनेस और फार साइटेडनेस दोनों का ही उनको प्रॉब्लम होता है। वो दूर का भी सही ढंग से नहीं देख पाते, इनडिस्टिंक्ट विजन होता है, और नज़दीक का भी नहीं देख पाते। तो ऐसे केस में आपको बायफोकल लेंस यूज़ करना पड़ता है। बायफोकल लेंस का मतलब ये होता है कि उस लेंस में नज़दीक का नंबर भी होता है और दूर का भी नंबर होता है। मतलब ही आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि जब आपको मायोपिया भी है, जब आपको हाइपरमेट्रोपिया भी है, मतलब ही आपको दोनों ही टाइप का डिसीज़ देखने को मिल रहा है, तो ऐसे केस में हम लोग बायफोकल लेंथ को यूज़ करते हैं। बायफोकल लेंस में आपके दोनों ही टाइप के लेंस होते हैं। कॉन्वेक्स लेंस को भी आप यूज़ करते हो, इसी के साथ साथ आप कॉनकेव लेंस को भी यूज़ करते हो। लेकिन आपको ये बात याद रखना है कि नीचे में हम लोग हमेशा कॉन्वेक्स लेंस को यूज़ करते हैं और ऊपर में हम लोग हमेशा कॉनकेव लेंस को यूज़ करते हैं। और इस तरीके से हम लोग करेक्ट करते हैं प्रेसबायोपिया को, मतलब जब आपको दोनों ही नज़दीक का भी और दूर का नहीं दिखता है। तो लेंस कौन सा यूज़ करते हैं, बायफोकल। बायफोकल में कॉनकेव भी आता है, कॉन्वेक्स भी आता है। कॉन्वेक्स लेंस लोअर पार्ट में होता है और आपका जो कॉनकेव लेंथ होता है वो होता है अपर पार्ट में, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं यूज़ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्केव लेंस जो है उसके बहुत सारे यूजेस हैं। पेपर में यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं, तो याद रखना है। आप उसको सीडी प्लेयर में, स्कैनर में, मेडिकल इक्विपमेंट्स में भी यूज़ कर सकते हो, स्पेक्ट्स में यूज़ कर सकते हो, टॉर्च में, कैमरा, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, बहुत सारे उसके यूजेस है। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं यूज़ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। अभी हमने कॉन्केव लेंस के यूजेस तो देख लिए थे भाई, और अब हम लोग क्या देख रहे हैं, अब हम लोग देख रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस के यूजेस। तो कॉन्वेक्स लेंस का सबसे पहला यूज़ हम लोग करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप में। जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है, जैसे कि उसका नाम ही है सिंपल माइक्रोस्कोप, मतलब ये जो माइक्रोस्कोप है ये किसी ऑब्जेक्ट को 20 टाइम्स लार्ज करके आपको दिखाता है। माइक्रोस्कोप जो सिंपल नेचर का होता है उससे आप लोग क्या बोलते हैं, जर्म्स वगैरह को देख सकते हो, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को नहीं देख पाएंगे। मतलब उसके कुछ लिमिटेशंस हैं, क्योंकि नाम है सिंपल। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप लोग वॉच रिपेयर करने के लिए जाते हो, तो वो जो भैया होता है वो अपने नॉर्मल आंखों से वॉच को सही नहीं करता है। वो पहले अपने आंखों में ऐसा करके एक लेंस लगाता है, और उसके बाद में वो आपके वॉच को सही करता है, या उसमें सेल डालता है, या उसके अंदर का क्रॉस चेकिंग करता है वो सही है या नहीं है। तो जब आप वॉच रिपेयरिंग के लिए जाते हो, तो जो लेंस वो अपने आंखों में ऐसा लगाता है वो आपका सिंपल माइक्रोस्कोप ही होता है। ठीक है, समझ गए। जब आप लोग खरीदने जाते हो जेम्स को, मतलब ही जो होता है ना, बहुत सारे लोग खड़े पहनते हैं, तो जो जेम्स होता है जैसे कि मूंगा, पन्ना, तो ये सारे जेम्स की चेकिंग के लिए भी आप लोग सिंपल माइक्रोस्कोप का ही यूज़ करते हो। सिंपल माइक्रोस्कोप से आपको 20 टाइम्स लार्ज इमेज मिलती है। उसके बाद में जो नेक्स्ट आपका यूज़ है कॉन्वेक्स लेंस का, वो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। जाहिर सी बात है, सिंपल माइक्रोस्कोप से हम छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को ही देख पाएंगे, बट कंपाउंड माइक्रोस्कोप से हम बहुत छोटे ऑब्जेक्ट को, जैसे कि ब्लड सेल्स को, सेल्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, माइन्यूट लिविंग बींग्स लाइक बैक्टीरिया, इन सब को देख सकते हैं। तो सिंपल माइक्रोस्कोप से ज़्यादा बेटर क्या है, आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, क्योंकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम लोग ब्लड सेल्स को, प्लांट्स के सेल्स को, एनिमल्स के सेल्स को, बैक्टीरियाज को, सभी को देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। इसके पहले टेलीस्कोप भी था, बट टेलीस्कोप रिड्यूस हो चुका है, तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्वेक्स लेंस को भी आप कैमरे में, प्रोजेक्टर में, स्पेक्ट्रोफोटोग्राफ में भी यूज़ करते हो। ठीक है, इसके बाद में है परसिस्टेंट ऑफ विजन। आप लोगों ने देखा होगा कि द इमेज ऑन द रेटिना एज लॉन्ग एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू। आप लोगों ने ये देखा कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को अपने आंखों से देखते हो, तो वो ऑब्जेक्ट आपको दिखता तो है, लेकिन जैसे ही आपने वो ऑब्जेक्ट को आपके आंखों के सामने से रिमूव कर दिया, तो उसकी इमेज हमारे रेटिना पे कुछ देर तक होती है। तो उसकी जो इमेज होती है उस ऑब्जेक्ट की, वो 1/16 सेकेंड तक के हमारे आइज़ में, हमारे इस रेटिना में इम्प्रिंटेड होती है। और उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, परसिस्टेंट ऑफ विजन। मतलब जब आप किसी ऑब्जेक्ट को आपके आंखों के सामने से रिमूव करते हो, तो उसकी इमेज 1/16 सेकेंड तक के 1/16 सेकेंड तक के आपके रेटिना पे होती है, आपके रेटिना पे इम्प्रिंटेड होती है। और उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, परसिस्टेंट ऑफ विजन। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे रेटिना के बारे में दे रखा है कि रेटिना हमारे आइज़ में लाइट सेंसिटिव सेल से बनता है। इसका शेप रॉड लाइक भी हो सकता है, इसका शेप कोन लाइक भी हो सकता है। मतलब रेटिना का शेप रॉड लाइक भी हो सकता है, रेटिना का शेप आपका कोन लाइक भी हो सकता है। ठीक है, अब जो रॉड लाइक सेल्स हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट को एंड गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द ब्राइटनेस और डिमनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। कि कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट है या कोई भी ऑब्जेक्ट डिम है, ब्राइट है या डिम है, उसकी इंफॉर्मेशन आपको रॉड लाइक सेल्स जो रेटिना में प्रेजेंट है वो बताते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ जो कोनिकल सेल्स होते हैं हमारे आइज़ में, वो आपको कलर के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं कि जो भी ऑब्जेक्ट मैंने आपके सामने लाया है उसका कलर क्या है। तो याद रखना, रेटिना में 2 टाइप के मेजर सेल्स होते हैं, दोनों ही सेल्स लाइट सेंसिटिव होते हैं। एक रॉड लाइक होता है, एक कोन लाइक होता है। रॉड लाइक सेल्स आपको बताते हैं ब्राइट और डीम के बारे में, कि आपके सामने जो भी लाइट है वो ब्राइट है या डीम है। और जो भी कोन लाइक होता है वो आपको बताते हैं कलर ऑफ ऑब्जेक्ट। और उसके बाद में आपका ब्रेन उन सारी चीज़ों को क्या करता है,
इंटरप्रेट करता है, समझ गए। तो इस तरीके से आपके रेटिना का ये पूरा का पूरा हिस्ट्री है। रॉड लाइक सेल्स रिस्पॉन्ड टू फेट लाइट बट कोनिकल सेल्स डू नॉट रिस्पॉन्ड। रॉड लाइक सेल्स जो होते हैं रेटिना के अंदर में, वो फेंट लाइट को, मतलब फीके लाइट को रिस्पॉन्ड करते हैं, बट जो भी आपके कोनिकल सेल्स है वो फेंट लाइट को रिसीव नहीं करते, समझ गए। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका ये वाला चैप्टर होता है ख़त्म। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत पसंद आया होगा। ये चैप्टर थोड़ा सा टफ था, नो डाउट, बट मैंने अपना बेस्ट दिया ताकि मैं आपको इस चैप्टर को समझा सकूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।